बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोगों को उसे देख लेना है, ताकि आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आज देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मंत्री परिषद की सलाह की प्रकृति के बारे में। आप जानते हो कि आर्टिकल 74 के अंदर मंत्री परिषद के पास में एक पावर होती है, शक्ति होती है कि वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करती है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और कई बार ये चीज हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। तो वही यहां पर दिया हुआ है कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। इसे 1976 कर लेना। लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो जनता दल की सरकार थी, ये इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उन्होंने एक प्रोविजन किया था कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी मंत्री परिषद के द्वारा वो सलाह बाध्यकारी होगी। उसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन था, आप जानते हो कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीजें संशोधित की गई थी या फिर चेंज की गई थी। ठीक है, उसमें जो जो भी चीजें गलतियां करी गई थी या जो भी चीजें चेंज की गई थी, उन गलतियों को सुधारने का काम जो किया गया था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। उस समय पर जनता दल की सरकार थी और बहुत सारी जो चीजें थी वो चेंज करके एज इट इज पहले जैसी की गई थी। ठीक है, तो इसी 44वें संविधान संशोधन में इस चीज में भी थोड़ा सा संशोधन किया था, और इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए उसके पास में क्या होगी, पावर होगी कि वो पुनर्विचार के लिए उस सलाह को मंत्री परिषद के पास में भेज सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वही सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को दोबारा भेजती है तो अब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में बात करते हैं कि जो भी सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद देती है वो किसी भी कोर्ट में जांच के दायरे में नहीं रखी जाएगी। ठीक है, किसी भी न्यायालय में चुनौती उसे नहीं दी जा सकती है। और ये जो प्रबंध किया गया वो बंद किया गया है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में गोपनीय संबंधों पर बल देता है। ठीक है, हम बात करते हैं 1971 की। ये एक महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला था जिसमें यह बोला गया था कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी मंत्री परिषद विघटित नहीं होगी। अभी तक हम सिर्फ यही चीजें पढ़ते आ रहे थे कि जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा, जैसे ही लोकसभा में जो सत्ता दल है उसका बहुमत नहीं रह जाएगा, तो मंत्री परिषद भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक मामला आता है 1971 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी मंत्री परिषद विघटित नहीं होगी। इसका कारण क्या था वो हम समझते हैं कि इसका जो संवैधानिक कारण था वो बहुत बड़ा था और लॉजिकल भी था, क्योंकि अनुच्छेद 74 अनिवार्य है। सबसे पहली चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन किया गया है वो तो हमारे लिए कंपलसरी है ना, अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 74 तो ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये मंत्री परिषद डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो राष्ट्रपति को अगर कोई काम करना होगा तो क्या वो इसके बिना कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आर्टिकल 74 का उल्लंघन हो जाएगा, और हमारे लिए आर्टिकल 74 का जो वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बजाय, मंत्री परिषद के सिवाय। समझ में आ गई बात? बिना मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और आर्टिकल 74 का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्री परिषद को अब करो आप डिसॉल्व, विघटित करके देखो। क्यों? क्योंकि 74 जो है प्रोविजन वो सामने आ रहा है, उसका उल्लंघन हो जाएगा और वो जो कार्य किया जाएगा वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं 1974 की। इसमें कोर्ट ने कहा कि जब भी संविधान का राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यानी कि जब भी मान लो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी राष्ट्रपति संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, कि संविधान ये कह रहा है कि यार यहां पर इस मामले पर अगर संविधान राष्ट्रपति संतुष्ट है तो ये सारी चीजें सही है। तो ये इसी में यही कहा गया है कि अगर कोर्ट को कभी भी राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी तब यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत ना होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नहीं है,
उससे जो है मंत्रिपरिषद जुड़ी हुई है। अगर हमें इसकी संतुष्टि चाहिए तो इसकी नहीं है, हम इसकी संतुष्टि कर रहे हैं। अगर ये काम कर रहा है, राष्ट्रपति काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति काम नहीं कर रहा है, मंत्रिपरिषद काम कर रही है। अगर राष्ट्रपति ने आपको कुछ बोल दिया तो हमारे मन में क्या बात आएगी कि ये राष्ट्रपति ने नहीं बोला है, ये मंत्रिपरिषद ने बोला है। राष्ट्रपति तो इन दोनों के बीच में मात्र एक मीडिएटर का काम कर रहा है। यहां पर यही चीज बोली गई है, कहीं पर भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होगी, वो मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और कार्य करता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। आप जानते हो कि जो मंत्री होता है उसकी नियुक्ति, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे उप मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, पहली चीज। अब ये जो नियुक्ति की जाएगी ये प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी चीज, क्या मंत्री कोई भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बस शर्तें क्या होंगी? शर्तें ये होंगी कि 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। किसी भी सदन का मतलब या तो वो लोकसभा का सदस्य बन जाए या फिर वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए। तो इससे क्या बात समझ में आई कि मंत्री जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही बनते हैं, मंत्री राज्यसभा से आया व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है। समझ में आ गई बात? यानी कि 6 महीने तक किसी को भी मंत्री बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी ना किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। किसके द्वारा? यहां पर एक बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, क्या निर्वाचन के द्वारा या फिर नामांकन के मनोनीत के द्वारा? ठीक है, ये सही कर लेना। तो यहां पर बात हो रही है चाहे वो निर्वाचित हो जाए, चाहे फिर वो मनोनीत हो जाए। ठीक है, आप जानते हो कि राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो निर्वाचित होकर आए, जनता के द्वारा चुनकर आए, एमएलए के द्वारा चुनकर आए। वो निर्वाचित होकर भी आ सकता है और वो मनोनीत होकर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वो आप लोगों को दे देगा। एक मंत्री को अपने सदन के अलावा, ठीक है, आप जानते हो कि लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मेंबर है वो लोकसभा में जाकर कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता और जो लोकसभा का है वो राज्यसभा में जाकर कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। लेकिन एक मंत्री को, एक मिनिस्टर को क्या होता है? एक अधिकार होता है कि वो किसी भी सदन की कार्रवाई में जाकर भाग ले सकता है, वहां पर उसे बोलने का भी अधिकार होता है। लेकिन नोट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, वो बात बोल तो सकता है, वहां पर जाकर कार्रवाई में भाग भी ले सकता है, लेकिन वो वोट जो मत देगा वो उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। ठीक है, दूसरे सदन में वो अपना वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बात करते हैं। शपथ इसकी कोई अलग नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मैंने शपथ प्रधानमंत्री के केस में पढ़ाई है वही शपथ होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या होता है? एक मिनिस्टर होता है, एक मंत्री होता है। बस वो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसका वो हेड बना दिया जाता है, इसलिए उसका नाम प्रधानमंत्री हो जाता है। बाकी शपथ उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद और गोपनीयता की। ठीक है, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये मंत्री क्या कौन सी शपथ लेगा? कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है, संविधान में जो भी प्रोविजन होगा उसके अकॉर्डिंग न्याय करूंगा, जस्टिस करूंगा, और विधि मतलब जो कानून बने होंगे उनके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूंगा? न्याय करूंगा, मैं जस्टिस करूंगा। ठीक है, अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं। जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहक के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ठीक है, ये किसकी जो शपथ हो गई? ओथ किसकी हो गई? ये मंत्रियों की ओथ हो गई, शपथ हो गई। वो आप लोगों को एनडीए वगैरह के जो एग्जाम है उसमें शपथ वगैरह वो दे देता है, पैराग्राफ दे देता है, और उसमें ये पहचानना होता है किसकी शपथ है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की क्लियरिटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शपथ से रिलेटेड एक केस की। ये केस क्या है? 1989 की बात है। उस समय पर 1989 में, ठीक है, 1989 की बात है कि जो देवीलाल थे उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट में एक चुनौती दी जाती है कि इनकी जो शपथ है वो असंवैधानिक है।
असंवैधानिक है। क्यों है असंवैधानिक? वो इसलिए है क्योंकि संविधान में केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ का ही उपबंध किया गया है। तो फिर उपराष्ट्रपति की, उप प्रधानमंत्री की जो आप शपथ दिला रहे हो, तो वो किस बेस पर दिला रहे हो? ये चुनौती कोर्ट में दी गई थी। समझ में आ गई बात? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की शक्ति प्रदान नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम ये पद दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे प्रधानमंत्री की शक्ति मिल जाएगी। ये रहेगा तो मंत्री ही ना भाई। ये जो मंत्री है, मंत्री तो है ही है ना। अब प्रधानमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री को जो सैलरी मिल रही है, भत्ते मिल रहे हैं, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में क्यों मिल रहे हैं? इस पर भी तो ऑब्जेक्शन उठा दो ना कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिल रही है ना। क्यों मिल रही है? फिर तो प्रधानमंत्री की सैलरी से अलग मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो प्रोविजन संविधान में है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो उसी तरीके से कोर्ट ने ये यही कहा कि सबसे पहले ये मंत्री है, हम सिर्फ नाम रख रहे हैं, इसका अलग नाम रखने से इसे प्रधानमंत्री की शक्तियां प्राप्त नहीं हो जानेगी। समझ में आ गई बात? तो ये बात उन्होंने कही। किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री अथवा किसी मंत्री जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। बाकी क्या उप मंत्री की कौन सा संविधान में वर्णित है, स्टेट मिनिस्टर की कौन सा संविधान में वर्णित है, लेकिन हम बना रहे हैं ना। तो बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो मंत्री नहीं, ओरिजिनली तो वो मंत्री ही है ना। इसलिए उसके द्वारा ली गई शपथ को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही होगा। ठीक है, अगर वो शपथ सही ले रहा है तो उसे अवैध घोषित या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं इसके वेतन की। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, छोड़कर महान न्यायवादी को सभी के जो सैलरी और भत्ते हैं वो जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो ही डिसाइड कर रही है। मंत्री संसद सदस्य को मिलने वाला वेतन व भत्ते प्राप्त करेगा। जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी उपमंत्री होंगे, चाहे फिर वे स्टेट मिनिस्टर होंगे, चाहे प्रधानमंत्री होंगे, सभी को जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो किसके बेस पर मिलेंगे? वो उन्हें लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही मिलेंगे। किसी को भी मिनिस्टर का जो सैलरी है, मिनिस्टर की सैलरी है, उसके नाम से नहीं मिलती है। समझ में आ गई बात? और क्या क्या मिलेगा? मुफ्त का घर भी मिलेगा, यात्रा का भत्ता भी मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। अभी केंद्रीय जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, उनकी सैलरी कितनी चल रही है? 2,30,000 से लेकर 2.5 लाख तक प्रति माह उनकी सैलरी चल रही है। राज्य मंत्री की भी 2,30,600 तक चल रही है। उप मंत्री की आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि उप मंत्री की सैलरी अभी फिलहाल में कितनी चल रही है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चीजों की गहराई को जब तक आप नहीं पकड़ोगे तो यूपीएससी जैसी जो डेप्थ है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो छोटे मोटे एग्जाम होता है उसमें क्या आती है, बताओ जी 75 में क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कहाँ की गई है? 75 में की गई है। राष्ट्रपति को सलाह कौन से में है? 74 में है। ठीक है, जो छोटी छोटी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों को छोटे मोटे एग्जामों में पूछ ली जाती है। लेकिन जब आप डेप्थ की बात करते हो, चीजों को समझने की बात करते हो, तो उसके लिए आप लोगों को समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं। ठीक है, सरकार की संसदीय व्यवस्था में, जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है, भारत में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो सरकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कार्य प्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो पैरेलल में एक चीज और चलती है, उसे बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, यानी कि इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है और इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा विक्रम बेताल, विक्रम के पिता बेताल नहीं है और बेताल के बिना विक्रम अलग नहीं है। उसी तरीके से शक्तिमान के बिना गंगाधर अलग नहीं है, उसके बिना वो कुछ नहीं है, और गंगाधर के बिना शक्तिमान कुछ नहीं है। इसीलिए अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो सामूहिक जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सिद्धांत तो होगा ही होगा। समझ में आ गई बात? चलो, आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 साफ करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, इसका मतलब समझिए, ये आप लोगों की लोकसभा है, इधर आप लोगों ने मंत्री परिषद बना दी। ठीक है, तो मंत्री परिषद में कौन है? मिनिस्टर है, मंत्री बैठे हुए हैं। तो सामूहिक रूप से इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति क्या है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, हाथ बांधे खड़े रहेंगे कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रति है। ठीक है, इसे मैं आगे समझाऊंगा कि इसका मतलब गहराई में क्या होता है।
मतलब सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वह एक दल की तरह कार्य करेंगे। जब लोकसभा के मंत्री परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी, तो राज्यसभा मंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, तो चाहे फिर वो राज्यसभा का कोई मंत्री हो, चाहे फिर वो लोकसभा के कोई मंत्री हो, मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होंगे सभी को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्वक पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है और नए चुनाव करने की मांग करता है। ठीक है। अब चीजों को समझिए, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। ठीक। अब एक चीज समझिए, ये लोकसभा है, ये लोकसभा है। लोकसभा में क्या बैठे होते हैं? एमपी बैठे होते हैं, एमपी बैठे होते हैं, और ये एमपी यहां से निकलकर एक मंत्री परिषद बनाते हैं। ठीक। तो ये जो लोकसभा है या संविधान है, उसने बोला कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है। अगर लोकसभा के अंदर विपक्ष या जो भी कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी आप लोगों का एमपी है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है और वो पारित हो जाता है, तो इस पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है उसे इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। यानी कि जो पूरे के पूरी मंत्री है, वो मंत्री परिषद से एक भी मंत्री नहीं बचेगा। एक भी मंत्री ऐसा नहीं बोल सकता कि जी मेरे तो ये भले हैं, ये मेरे खिलाफ नहीं लाया गया, ये बाकी लोगों के खिलाफ लाया गया। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब है कि सजा भुगतेंगे तो सारे भुगतेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो सबकी होगी, कोई अलग से कोई भी नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसे याद रखना। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी, जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी और वो अगर जो राज्यसभा आप लोगों की मंत्रिपरिषद है वो विघटित भी हो गई, विघटित हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विघटित हो जाएगी। क्यों? आर्टिकल 74 तो यही कह रहा है ना कि भाई तुम्हारे बिना तो राष्ट्रपति काम ही नहीं कर सकता। तो तुम्हें जब तक हम विघटित नहीं करेंगे, तुम्हारा विघटन तब तक नहीं होगा जब तक नई मंत्रिपरिषद चुनकर नहीं आ जाती। इसका मतलब सलाह तो ये देगी ना। तो जब विश्वास मत आप खो दोगे लोकसभा में, तो अब राष्ट्रपति जो है इसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। पहले तो बाध्यकारी था, अब दोनों पॉइंट आप लोगों को मिलाकर वो दे देगा, तो आप लोगों को फंसा देगा। तो जब विश्वास मत नहीं रहेगा लोकसभा के अंदर, तो तब उसका जो सलाह होगी वो बाध्यकारी नहीं होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। अब आती है पॉइंट वाली बात। ठीक है। जो आप लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसका मतलब क्या है? जो मंत्री परिषद होगी उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा वो सभी मंत्रियों के ऊपर क्या होगा? बाध्यकारी होगा। उससे कोई भी नहीं बच सकता है, ना ही उसका कोई विरोध कर सकता है। ठीक है। यदि मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों के विचार मंत्रिमंडल के विरुद्ध भी होते हैं, तब भी सभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णय को माने तथा संसद के बाहर व भीतर उनका समर्थन करे। ये उनके लिए बाध्यकारी है। मैंने एक लेक्चर में बताया भी था, अगर जो मंत्री होते हैं उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की बात मानो, नहीं तो इस्तीफा दो और घर निकल जाओ चुपचाप। और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब आप लोकसभा में खड़े होकर सामूहिक जिम्मेदारी की आप बात करोगे, तो क्या प्रधानमंत्री ये बोल देगा कि जी फलाना व्यक्ति जो है वो अलग है, हमारी बात नहीं मान रहा है? प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता ना कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है जी। या कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर जो मंत्री है वो खड़ा होकर लोकसभा में बोल दे जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी प्रति। ठीक है। बाकी जो लोग हैं उनकी है, क्योंकि सामूहिक में क्या आ गया? सामूहिक में सभी की जिम्मेदारी हो गई। मानना पड़ेगा तो सबको मानना पड़ेगा, और नहीं मानना पड़ेगा तो अपने घर चले जाओ। ठीक है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के बात से सहमत नहीं होगा तो उसे इस्तीफा देना होगा, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। पूर्व में इन मतभेदों के चलते कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया भी है। जैसे 1953 में भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के समर्थन में साथियों से हुए मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल जो आया था वो क्या आया था? जो हिंदू धर्म थे उसमें सुधार और महिलाओं के अधिकारों के लिए लाया गया था। उस समय के जो मंत्रिमंडल था वो उससे सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया था। या तो बात मान लो, और बात नहीं मानोगे तो भाई इस्तीफा देकर चले जाओ। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, भीमराव अंबेडकर ने बात नहीं मानी, तो भाई उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़ा था। बात करते हैं सीडी देशमुख की। ये क्या था? ने राज्यों के पुनर्गठन की नीति पर मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। मुंबई राज्य की बात थी। ये चाहते थे कि जो मुंबई राज्य है वो कहीं ना कहीं मुंबई में रहे, जो मुंबई शहर है वो मुंबई में रहे, और भाषा के आधार पर गुजरात को अलग कर दिया जाए और मुंबई को अलग कर दिया जाए, महाराष्ट्र को अलग कर दिया जाए। ये कुछ मैटर चल रहा था उस समय पर।
तो वहां पर उन्होंने 1956 में ये अपना इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया था। फिर बात करते हैं आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक से बचने का अधिकार एक्ट 1986 के विरोध में त्यागपत्र इन्होंने भी अपना दे दिया था। ठीक है, यानी कि आज हमने क्या चीजें सीखी, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसका सिद्धांत ये कहता है कि जो भी मंत्री परिषद के अंदर मंत्री है उन्हें जो इसका फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। अगर कोई भी सदस्य इसका फैसला नहीं मानता है तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व से बाहर है और त्यागपत्र दो, अपने घर निकल जाओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बाध्यकारी होगा, उसका निर्णय बाध्यकारी होगा। ठीक है, इसलिए उसका समर्थन करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगर हम बात कर रहे थे अभी सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है, लोकसभा के, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो एक एक पॉइंट आप लोगों को चाहे नोट्स बना लो, अपने खुद के नोट्स बना लो, या फिर उन्हें कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो जाता है तो उन्हें याद भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।